हाँ जी, सभी को सत श्री अकाल। और आज जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जो शेनिगन का विजिटर वीजा था उसके बारे में हम काफी कुछ बारे में बात की थी। और अब दिक्कत यही थी कि मैंने आपको रिफ्यूजल्स के रीजन तो बता दिए। अब मुझे मैक्सिमम फोन ये भी आए और मैंने भी कहा था कि जो इसका सोल्यूशन है वो कैसे हो जाए, वो बहुत जरूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम तो हमारे पास है ही है, अब उसका सोल्यूशन भी चाहिए। जब एक ताला बन गया तो उसकी चाबी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम दीप अरोड़ा और डायरेक्टर माई वीजा ओवरसीज घुमार मंडी से ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर अरोड़ा वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और श्रीगंगानगर के बस स्टैंड के साथ ही हमारा ऑफिस है, 1/2 किलोमीटर की रेंज में, और 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मिस्टर सिकंदर अरोड़ा को मिल सकते हैं। उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। और आइल्स सेंटर भी हमारा वहां पर ऑपरेशन में है। वहां पर किसी स्टूडेंट ने आइल्स की भी कोचिंग लेनी हो तो मिस्टर सिकंदर अरोड़ा से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि माई वीजा ओवरसीज घुमार मंडी से ऑपरेट कर रहा है और आपकी सर्विसेज में हमेशा हम रेडी रहते हैं कि किसी भी किस्म की आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो वर्ड अपडेट है, क्योंकि ओमिक्रॉन का थोड़ा सा जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ रहा है और हमें सतर्क होने की भी जरूरत है, क्योंकि इसका जो समाधान है कोविड का या ओमिक्रॉन का, ये है हमारी अलर्टनेस, हमारी अवेयरनेस। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट की फ्लाइट्स के लिए शुरुआती लेवल पे दिसंबर के फर्स्ट वीक शुरू किया था, बट अब 15 दिसंबर को जो फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं, इसका डिले का कारण यही है कि हर कंट्री चाहता है कि उसके जो सिटीजन हैं वो प्रॉपर हेल्दी रहें, उनको कोई दिक्कत ना आए। अब न्यू साउथ वेल्स में 9 ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं वो पाए गए हैं। और भी कई कंट्रीज ऐसी, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया में भी कुछ जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, तंजानिया में हैं, ब्राजील में पाए गए हैं, स्पेन में, यूके में है, फ्रांस में है, इवन इंडिया में कर्नाटका में भी जो 2 केसेस हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो नो डाउट कि इसकी जो डेथ रेट है वो कम है कोविड से, बट फिर भी हमारा ये पहला फर्ज बनता है कि हम जो ये भयानक बीमारियां हैं, जो ये थर्ड वेव आ रही है, खासतौर पे जो बच्चों के लिए हम कह रहे थे कि ये बहुत हार्मफुल है, तो अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है, खुद को बचाने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी हाइजीनिक जो आपकी कंडीशंस हैं वो प्रॉपर रखिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बार बार जो प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं उस पर अमल करने की बात है। सो वर्ड अपडेट में जैसे बताना चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में 15 दिसंबर को फ्लाइट्स चलनी शुरू हो जाएंगी और कनाडा में अभी फ्लाइट्स जारी हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए कि जो 72 आवर्स का जो आरटीपीसीआर टेस्ट था तो वो अभी 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो स्टूडेंट्स या जो मेरे फ्रेंड्स बाहर जाना चाहते हैं तो 48 आवर्स का उनको जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 5 साल के बच्चे इससे एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जो आप मतलब आउट ऑफ इंडिया से आप इंडिया फॉरेन कंट्री से आप इंडिया रह जाते हैं तो उनके लिए ये सारी शर्तें हैं वो रहेंगी। आपकी जो गैदरिंग है वो भी 600 से रिड्यूस करके 400 कर दी गई है। तो घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत होती है। हम हेल्दी रहें, अपने से ज्यादा हम अपने जो नेबर्स हैं उनका ख्याल रखें। कहीं जगह जगह पे हम स्पिट ना करें, थूके ना, या शेक हैंड को अवॉइड करें। एंड और भी जो हाइजीनिक बातें बताई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हम करें। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दिया, कनाडा के बारे में बता दिया। यूके की बहुत बड़ी खुशखबरी है, 4,28,428 लोगों का इस साल वीजा आया है। कैन यू इमेजिन की स्टूडेंट वीजा तो भंगड़े डाल रहे होंगे कि 4,28,428 लोगों का इस साल वीजा है, जो कि 57% 2019 से ज्यादा है। 57% का मोटी मोटी बात ये होगी कि फॉर एग्जांपल कि 2 लाख लोगों का वीजा फालतू लग गया, ज्यादा लग गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेन रीजन यही रहा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो डोर्स हैं वो ओपन नहीं रहे, तो यूके ने दिल खोल के वीजे बांटे। और आप भी यूके के लिए यदि विजिटर वीजा या स्टडी परमिट पे जाना चाहते हैं तो अभी भी
कोई दिक्कत नहीं है, आप यूके जा सकते हैं। राइट, शेंगन कंट्रीज में जो मैंने बताया कि आप जा सकते हैं, डोर्स आर ओपन, बट कोशिश ये करिए कि मलेशिया, थाईलैंड की तरफ आप नहीं जा पाएंगे, न्यूजीलैंड नहीं जा पाएंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट एंड जो क्या कहते हैं वर्क परमिट वाले हैं, सॉरी स्टूडेंट और टूरिज्म वाले, वो अभी नहीं जा पाएंगे। वर्क परमिट वाले पीआर जिनकी लगी हुई है वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सो ओवरऑल मैंने टोटलिटी में आपको बताया कि हालात जो है वो अंडर कंट्रोल है और ईश्वर से यही हम दुआ करते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में वो कोविड जितना ना हो और हम पहले ही सतर्क हो जाएं। कोविड एकदम पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एकदम इसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो अभी लोग काफी अलर्ट हैं, सतर्क हैं कि जो आने वाली जो भयानक बीमारी है इससे हम बच जाए। राइट, सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया 15 दिसंबर को छोड़ के बाकी कंट्रीज आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेफ्टी रखिए। 72 आवर्स का जो आरटीपीसीआर है वो करवा के जाइए, डबल डोज वैक्सीनेटेड रहिए। हाँ, जो अभी फिलहाल टूरिज्म पे बाहर जाना चाहते हैं अगले 5, 10 या 15 दिनों के लिए, वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ना करे कि इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता तो फिर वापसी की उनको दिक्कत हो सकती है। खैर, सो अगले हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्योंकि 5:20 तक हम लाइव रहेंगे, 15 मिनट हमारे पास हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी साथ में जुड़े हुए हैं, उनका कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ में वो भी लेंगे। और पहले मैं यही चाहूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि जो सोल्यूशन है वो भी मैं साथ साथ में बोलता रहूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि शेंगन का विजिटर वीजा रिफ्यूज होने के बाद कितने टाइम बाद हम इस फाइल को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? ओके। सर, इसके साथ एक क्वेश्चन यह भी है कि स्टडी परमिट की रिफ्यूजल्स के बाद जब फाइल दोबारा अप्लाई करते हैं तो क्या एम्बेसी इंटरव्यू लेती है? ओके, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब पहले देना चाहता हूं मैं, क्योंकि खैर जो आपने स्टडी वीजा के बारे में बात की है वो हमारा यहाँ पर भी टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि लिंक्ड है तो साथ में मुझे 10-15 सेकंड में आपका मैं सेकंड क्वेश्चन का जवाब दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि किसी भी पर्सन का यदि विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा रिफ्यूजल में आता है तो एकदम जल्दी से उसको अप्लाई ना करें, रीलॉन्च ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्यूमेंट चेंज करके लगाइए, मैं ये कहता हूं कि आप डॉक्यूमेंट इंप्रूव करिए। अब इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, इंप्रूवमेंट होती है आपकी बैंकिंग में, आपकी प्रॉपर्टी में। आईटीआर इंप्रूव नहीं होगी आपकी। हाँ, कुछ आप उसमें एडिशन लाना चाहते हैं तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जो रिटर्न्स हैं उसमें आप चेंजेस लाइए, बट यदि आपके पास कुछ पैसा पॉजिटिवली आपके अकाउंट में आया तो एम्बेसी को दिखाइए कि पहले मैंने तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए शो किया था, मेरे पास था, मैं 1-1.5 लाख रुपया इस तरीके से मेरा पैसा आया है, तो ये भी मैं बैंक में डाल रहा हूं। उसका प्रॉपर आपको प्रूफ देना होता है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं इन द मीन टाइम, महीने 2 महीने के बीच में, तो वो बताइए एम्बेसी को कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पीपीएफ ले लिया, कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले लिया, तो वो भी बताइए। तो ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स को इंप्रूव करिए, तो उससे जो चांसेस है आपके वीजा के, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेटेड था इसके साथ, तो मुझे अच्छा लगा कि इसका जवाब मैं आपको प्रॉपर दे पाऊं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वीजा रिफ्यूज होता है ना तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि सर वीजा रिफ्यूज हो गया, अब तो ये कंट्री हमारे लिए खत्म है, हम अब जा ही नहीं सकते। जबकि वीजा रिफ्यूज होना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो कंट्री आपको दोबारा बुलाना नहीं चाहती, ऐसा कभी नहीं होता। यदि आप में कुछ कमी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो उसको दोबारा आप रीलॉन्च कर सकते हैं। ये नहीं कि शेंगन के लिए, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के लिए यदि आप रिफ्यूजल के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली साथ में अटैच करके इंप्रूव डॉक्यूमेंट लगाते हैं, देखिए चेंजेस कभी भी हम उसको एनकरेज नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि सपोज आपकी डिग्री जो +2 थी, गलती से आपने ग्रेजुएशन की हुई थी, आपने +2 लगा दी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी परमिट की बात करूं तो सर अब मैं ग्रेजुएशन की डिग्री लगा सकता हूं। सबसे बड़ा
आपको मतलब भयानक काम अपनी फाइल के साथ करेंगे। ऐसी विजिटर वीजा की बात है कि सर मैंने वो भूल गया कि प्रॉपर्टी शो करनी थी, तो सर वो मैंने शो की नहीं, तो सर मैं प्रॉपर्टी शो कर दूं। अब प्रॉपर्टी आपकी मान लीजिए 50 लाख के करीब या 1 करोड़ के बीच। अब हम दोबारा एम्बेसी को बताते हैं कि सर मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ गई, तो पहले कहां पर थे। तो अच्छे कंसल्टेंट से यदि आप वीजा की गाइडेंस लेते हैं तो रिफ्यूजल के चांसेस कम हो जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो धुरंधर कंसल्टेंट भी हैं उनके वीजा रिफ्यूज नहीं होते। वीजा सभी के रिफ्यूज होते हैं, जो चलेगा वो गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट गिर के संभलना, उससे दोबारा खड़े हो जाना और फिर चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सिर्फ शेंगन के वीजा के लिए बात नहीं है, अपनी जिंदगी में कहीं पर भी हम सपोज हम नेगेटिविटी में जाते हैं, तो जब तक हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो हम अपने हालातों से बाहर नहीं आ पाते। तो इंप्रूव डॉक्यूमेंट लगाइए, तो उससे आपका जो वीजा है उसके चांस बढ़ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपने ये पूछा कि स्टडी परमिट के बारे में। खैर अभी तो हमने विजिटर वीजा के बारे में बात कर रहे थे, स्टडी परमिट का हमारा टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि साथ में लिंक्ड है कि फाइल रीलॉन्च कैसे करनी है, तो जब भी आपका स्टडी परमिट नहीं आता, रिफ्यूजल में आता है, तो आप उस वीजा को, रिफ्यूजल वीजा को दोबारा रीलॉन्च कर सकते हैं। आपकी एम्बेसी कभी भी इंटरव्यू नहीं लेती। पहली बार आपकी इंटरव्यू होगी, अब दोबारा आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। आप सिंपली वीएफएस की जो फी है, एम्बेसी में जाइए, फी भरिए और आप अपना जो एप्लीकेशन है वो दोबारा एज इट इज भी लगा सकती हैं। स्टडी परमिट की बात करें, क्योंकि ज्यादा आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। देखिए आपका कोई एक्सपीरियंस है, हाँ यदि सपोज आपका 1-2 महीने का डिले हो गया, तो 2 महीने में जो आपका एक्सपीरियंस ऐड हुआ किस कंपनी का, वो ऐड आप सबमिट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई 1-2 महीने का कोई आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, देखिए सर्टिफिकेट होता, डिप्लोमा तो नहीं होता, वो साथ में अटैच कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप स्टडी वीजा में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते। अब स्टूडेंट सपोज कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वो साथ में अपना एक्सपीरियंस लगा सकता है। तो मोटी मोटी बात यह कि एक्सपीरियंस एम्बेसी जो है वो आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं लेती। खैर तो मैं साथ साथ में आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि मैक्सिमम रिफ्यूजल्स जो आती हैं वो फेक डॉक्यूमेंट कारण आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, तो वो उससे आप बचिए, फेक डॉक्यूमेंट कभी मत लगाना। तो और सेकंड थिंग इज दैट कि जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो आप उससे बच के रहिए, राइट। ट्रैवल हिस्ट्री आप अपनी प्रॉपर लगाइए। यदि आप ऑलरेडी ट्रैवल्ड हो तो बताइए। यदि आपकी एज कम है तो विजिटर वीजा मत अप्लाई करिए। शेंगन की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि सर यूक्रेन में तो जा सकते हैं ना, हमारी 22 साल की एज है, वहां पर तो विजिटर वीजा लग जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है आपका पर्पस। यदि पर्पस क्लियर नहीं है तो कोई भी कंट्री आपको विजिटर वीजा नहीं देगी। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जो आपको आपकी रिटर्न चेक करती हैं, कुछ आपकी सोर्स ऑफ इनकम चेक करती हैं, बैंकिंग चेक करती हैं, प्रॉपर्टी आपकी चेक करती हैं, आपकी इंटेंशन चेक करती हैं। ये सारी पॉजिटिव हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। सो जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। ट्रांजैक्शन हैवी ट्रांजैक्शन को बताइए कि क्यों ट्रांजैक्शन आपकी ऐसी ट्रांजैक्शन क्यों हुई है, किससे आपको पैसा आया है। तो यदि आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, अच्छा आपने लेटर ऑफ कवरिंग लगानी है तो उसमें पर्पस बताइए। कई बार हम लेटर कवरिंग लगाना भूल जाते हैं, मुझे कई फोन करते हैं कि सर वो एक लेटर ऑफ कवरिंग लगाना भूल गए, तो उसके बगैर तो मतलब वो नर्वस सिस्टम है आपकी एप्लीकेशन का। कवरिंग लेटर नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लगा रहे स्टडी परमिट में। जैसे स्टडी परमिट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लगाते तो आपकी फाइल 90% डाउन द लाइन चली जाती है। ऐसी आपने जब टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा पे जाना है, यदि आप कवरिंग लेटर नहीं लगाते, आइटनरी नहीं लगाते तो वीजा नहीं मिलेगा आपको। तो यही इंप्रूवमेंट है, यही सोल्यूशन है इसका। और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो देख लीजिए कि टेम्पर्ड ना हो। 6 महीने से कम की वैलिडिटी रह गई है तो पासपोर्ट तो वीजा मत अप्लाई करिए। हाँ, यदि आप स्पॉन्सर को वहां से बुलाना, आपका कोई स्पॉन्सर है या इन्विटेशन आपको भी देना जाता है तो वो वहां पर परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीजन हो। ये सबसे बड़ी बात होती है कि सर वहां पर मेरा भाई गया हुआ वर्क परमिट पे है तो क्या मुझे स्पॉन्सर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सर मेरा भाई या मेरी बहन ऑलरेडी विजिटर वीजा पे है, स्पॉन्सर कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप इन चीजों से जो अवेयर हो जाएंगे तो आप किसी भी फ्रॉड में नहीं आएंगे, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजों का ख्याल रखिए तो वीजा आपका रिफ्यूजल में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वीजा रिफ्यूजल तो कभी भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनसे आपकी जो चांसेस है वीजा न आने के
वो बढ़ जाते हैं कि आप वीजा नहीं आएगा आपका। अब मैं चाहता हूं कि एक जो आपके मन में और भी क्वेश्चन है, मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो प्लीज बोलिए आप आगे। फिर मैं जो आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको क्या अलर्टनेस रखनी है अपने माइंड में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर, शेंगन कंट्रीज में विजिटर वीजा लेने के लिए जो एजेंट हैं वे 10-15 लाख रुपए क्यों लेते हैं? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। देखिए, अब कौन कितने पैसे ले रहा है ये तो वही जाने, वही जस्टिफाई करेगा, वही एक्सप्लेन करेगा। बट एम्बेसी कहती है हमें 80 यूरो दो और वीजा लो। हाँ जी। मतलब 90 रुपीज का सपोज मान लेते हैं कि यूरो चल रहा है, तो 7200 रुपए तो वीजा यदि एम्बेसी देती है, तो अब 10 से 15 लाख की क्या गेम है, हमें हमारी समझ के बाहर है। हम तो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मेरे साथ फ्रेंड सर्कल पे आते हैं या मैं यूट्यूब पे आता हूं, हमारे सोशल मीडियाज में वीडियोस आती रहती है, जैसे मैं आपके साथ फेसबुक पे लाइव हुआ हूं। अब हम तो बहुत ऊंचे तरीके से बोलते हैं कि जब आपका काम 10 से 15 हजार के बीच में हो सकता है, हाँ जी, तो 10 से 15 लाख क्यों? ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब ये ऐसे क्यों लेते हैं, आपको अवेयर होने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं क्यों लेते हैं। कुछ कंसल्टेंट तो वो ये कहते हैं कि सर मुझे अपना पासपोर्ट दे दीजिए, आपका हम शेंगन का वीजा लगवा देंगे। देखो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट मांगते। कई तो कहते हैं पासपोर्ट खुद हम बना लेंगे। मतलब मैं, अब मेरे साथ देखो इतने सालों से हम काम कर रहे हैं इमिग्रेशन का, और कई अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे लोग भी हैं जो हमसे जुगाड़ मांगते हैं कि सर बाहर भेजने का कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि हम बस यहां से निकल जाएं। हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हम तो कानूनी कीड़े हैं, हमने तो कानून के मुताबिक चलना है। जो जिस कंट्री की चेकलिस्ट होगी वो आपको बता देंगे कि ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ऐसा आपको बैंकिंग चाहिए, ऐसी आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसी आपकी इंटेंशन चाहिए, ऐसा आपका पर्पज चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू गो टू एनी कंट्री। अदरवाइज मुझे इस बार निकाल दो, रीच करवा दो सर, हम तो सर बस निकल जाए यहां से, वो ऐसा पॉसिबल माई वीजा में नहीं है। अब बात आ गई कि 15 से 20 लाख या 10 से 15 लाख क्यों लेते हैं। बड़ी मोटी मोटी बात है। देखो, सारा काम फेक चलता है। फेक क्या है? सोर्स ऑफ इनकम फेक। जितनी भी आईटीएस लगानी है 2 साल की 3 साल की, फेक, नंबर 1। नंबर 2, बैंकिंग फेक। वो चाहे बैंकिंग 3 महीने की लगा लो, 6 महीने की लगा लो, 1 साल की लगा लो, बैंकिंग भी फ्रॉड। किसी का नाम किसका चेंज किया, पता नहीं क्या करते हैं। तीसरा, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम पे उन्होंने नाम चेंज कर दिया। इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर मैं वैसे फ्रॉम द लास्ट वीक मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ वीडियोस डाल रहा हूं जहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन होती है जिन जिन कंट्रीज के लिए, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आपकी एज 25, 23, 30 साल की है, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ बाप हैं, तो क्यों ऐसा आप इलीगल तरीके से एंट्रेंस लेते हो किसी कंट्री की, वहां पर वो आपको शूट कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, आपको जेल में डाल देते हैं, कितना बुरा हाल करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें कंसल्टेंट ने ऐसा करवा दिया। हम खुद कंसल्टेंट के पास जाते हैं। देखिए, यहां पर हम दोनों ही जिम्मेवार होते हैं, एज ए क्लाइंट भी और एज ए कंसल्टेंट भी। कंसल्टेंट के मुंह से तो लार निकलती है कि भी हमें तो 5-10 लाख मिल जाए तो बहुत बढ़िया, हमारा तो साल निकल जाएगा। और क्लाइंट कहता है कि सर आप मुझे 15 लाख ले लो, मुझे पहुंचा दो बस। अब जो बंदा कहता है कि मैं 10-15 लाख लेके आपको पहुंचा दूंगा, वो कहां पर पहुंचाएगा मुझे नहीं मालूम। तो ये चीजें फ्रॉड है, फेक है, ऐसा मत करिए। जब अब कंसल्ट कहते हैं कि सर हम तो रीच पे पैसा लेंगे, हम तो फ्रॉड करते ही नहीं है, वहां पर बंदा पहुंचेगा फिर पैसा ले लेंगे, ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वहां पर बंदा चलो पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर पुलिस पकड़ लेती है, अब वो कहते हैं हमने पैसा लिया नहीं। अब आपने फंसवा दी उस बंदे को, आपने 5-7 साल 10 साल की जेल करवा दी, वहां पर उसको क्या फिजिकल टॉर्चर करेंगे, उससे कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो किन किन लोगों का ख्याल करेगी, ये तो हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपने घर पे रहते हैं तो लॉक लगा के रखते हैं कि कोई चोर ना आ जाए, थीव ना आ जाए, है ना। हम घर का सामान कितना संभाल के रखते हैं, और अपने आप को वो कंसल्टेंट के हवाले कर देते हैं। हाँ जी, कि भैया आप हमें यूक्रेन भेज दो, वर्क परमिट भेज दो, सर इटली भेज दो, सर स्विट्जरलैंड का कोई वर्क परमिट दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यदि पॉसिबल है तो वहां का जो बंदा है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो सिटीजन होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, वो
उस स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज हो जो जहां से वो लोगों को, क्लाइंट को लेके जाना चाहता है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इतना आसान नहीं होता कि सर हमें बस भेज दो, हम आपको 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, वहां पर दे देंगे, 2 लाख ले लो, ऐसा कर लो, हमें गारंटर चाहिए। गलत बात है। आप यदि आपके पास देखो 15 लाख रुपया, तो फिर आराम से चलिए, आपकी क्या जरूरत है आपको? आप अपने तरीके से आईटीआर बनाओ, अपनी बैंकिंग रखो, तो क्यों नहीं आप जा सकते? जल्दी और विदेशों में जाने की जो लालसा होती है वही हमें नुकसान पहुंचाती है। तो 10 से 15 हजार के खर्चे में हम 10-15 लाख क्यों यूज करें, ये नहीं मुझे समझ आ रही। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। क्या इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये तो बात का मैंने जवाब दे दिया। अब मान लीजिए कि आपको कोई वहां से स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है उसका पूरा प्रूफ चाहिए होता है। क्या क्या प्रूफ चाहिए? वो कहां पर रह रहा है, उसका अकोमोडेशन प्रूफ, वो वहां पर क्या जॉब कर रहा है, उसके जॉब का प्रूफ, उसके बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, वो टैक्स कितना दे रहा है, उसका जॉब आवर्स क्या है, उसकी वहां पर जो जॉब है वो उसकी नेचर क्या है, ये सारा बताना पड़ेगा जो वहां से आपको स्पॉन्सर कर रहा है। और यहां पर भी यदि आप जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 16 लगाइए, या सोर्स ऑफ इनकम के आप लगाइए। यदि आप किसान हैं, फार्मर लाइन में है, तो ये फॉर्म लगाइए। इतना आसान नहीं होता कि मुझे फोन करते हैं सर हमें पहुंचा दो, तो मैं कहता हूं ढेरों इसकी चेकलिस्ट है, ढेरों डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं आपको। हमें भी 2-4 दिन लग जाते हैं उसको समझने में, एकदम ऐसा नहीं होता। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो एनओसी लगाइए, जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लगाइए, सैलरी स्लिप लगाइए, ऑफर लेटर है या आपने कोई रिजाइन डाला है उसकी रेजिग्नेशन लेटर डालिए, आप बैंकिंग डालिए, आप जो टैक्स दे रहे हैं वो डालिए, कुछ तो दिखाइए आप जॉब कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का प्रूफ दिखाइए, कोई जीएसटी नंबर है, कोई टैक्स डिटेल आपने दी है, कोई आपका करंट अकाउंट है, कोई जिस अदारे से, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं वो आपने उसे मान्यता प्राप्त है, तो ये सारा देखना पड़ेगा आपको। इतना आसान नहीं है, राइट? सो इन चीजों को ध्यान रखोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए यदि मैरिड हो आप, आधार कार्ड लगाइए प्रॉपर, कोई टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। तो जितने भी प्रूफ है वो ऑथेंटिकेटेड लगाइए, राइट? अब एक लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लो, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। हाँ जी सर। सर शेंगन कंट्रीज के वर्क परमिट के पीछे रियलिटी क्या है, प्लीज ये भी बताएं। ओ माय गॉड, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए, माई वीजा ओवरसीज वर्क परमिट को डील नहीं करता, हाँ जी, राइट? रियलिटी मैंने बता दी है कि वर्क परमिट इतना आसान नहीं होता। जो मेरे फ्रेंड सर्कल इस कंसल्टेंट लॉबी के हैं वो भी जानते हैं कि वहां से अथॉरिटी लेटर लेना, या वहां के किसी सिटीजन से या जो जिनके पास रेजिडेंसी है, जिस कंट्री में भेजना चाहते हो वहां से अथॉरिटी लेना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉरिटी लेटर लेना, ये इतना आसान नहीं है। लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। तो ये कच्चे पक्के में काम होता है। बचिए, आप विजिटर वीजा पे जाइए, अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेंज कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी कानून मना नहीं करता। पर यहां से वर्क परमिट लेने के लिए या किसी से इश्यू करवाने के लिए आपको जिस पर्सन के पास जा रहे हैं उसका सोशल सर्कल, उसकी लाइसेंसिंग चेक कर लो, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। ये रियलिटी क्या मतलब, समझो कि ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है। 100 में से एक बंदा यहां पर सही है, बाकी 99% लोगों को देख देख के पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। टाइमिंग्स आई थिंक मैंने 3-4 मिनट फालतू ले लिए। और 10 दिसंबर को इवनिंग 5 o'clock मैं आपके सामने दोबारा एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। टॉपिक सुन लीजिए कौन सा है। वो टॉपिक होगा कि यदि आप ओवरसीज, यदि आप मान लीजिए कि सिंगापुर में या आप शेंगन कंट्री में स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो अपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्टडी करने जाना है या विजिट करने जाना है, तो उसके क्या रूल है। मेरी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप शेंगन कंट्री में हैं या सिंगापुर में हैं, और वहां पर आप या तो पढ़ रहे हैं या वहां पर आप काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, और आप जाना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या तो घूमना जाना चाहते हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उसके क्या सोल्यूशंस हैं। तो मैं 10 दिसंबर को इवनिंग 5 o'clock आपके सामने दोबारा इसी मंच पर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लाइव होने के लिए। थैंक यू सर, इतना अच्छा गाइड करने के लिए। थैंक यू।